कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री चालू होती है सन 1600 से, जब EIC बनी थी। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ थी वहाँ पे जिन्होंने ट्रेडिंग राइट्स दी थी कंपनी को, EIC को। फिर 1608 में पहली फैक्ट्री सेटअप होती है सूरत में, 1611 में दूसरी फैक्ट्री सेटअप होती है मछलीपट्टनम में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें सिराजुद्दौला और EIC की तरफ से क्लाइव ने लड़ाई लड़ी थी। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया था, फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था EIC ने 1700 में, ज़रूरत नहीं है। फिर मीर कासिम, जाफ़र के बाद मीर कासिम नवाब बना, मीर कासिम के बाद फिर मीर कासिम से EIC का मनमुटाव हो गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही थी उस समय। तो मीर कासिम ने शुजाउद्दौला की मदद ली और शाह आलम की मदद ली। शुजाउद्दौला अवध का था, शाह आलम दिल्ली का एम्परर था। इन तीनों ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर किया मनरो के साथ। मनरो EIC की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में हार गए सारे। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1775 में। इसमें क्या हुआ कि EIC ने दीवानी राइट्स ले ली इन 3 जगहों की, बंगाल, उड़ीसा और बिहार की। ठीक है, उसके बाद ये जेन्युइन टेरिटोरियल पावर बन गए थे। फिर यहाँ से चालू होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हर जगह का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश हुआ 24 मेंबर्स का। इनको रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट करना था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। पहला चीफ जस्टिस था इलाइजा एम्पे। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटअप हुई 4 मेंबर्स की। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन सबका बन गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुआ 24 मेंबर का, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी 4 मेंबर की। ठीक है, फिर अमेंडिंग एक्ट आया इसके बाद 1781 का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो सर्वेंट्स थे EIC के, ये ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करते वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही रेवेन्यू मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट को जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया सारे बंगाल के सारे इनहेबिटेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये अमेंडिंग एक्ट 1781 से आया था। फिर प्रोविंशियल कोर्ट टू अपील टू गवर्नर जनरल, यानी कुछ भी होता था तो कुछ भी नहीं, मतलब प्रोविंशियल कोर्ट जो थे वो गवर्नर जनरल से अपील कर सकते थे। सीधा हो जा। फिर गवर्नर जनरल कैन मेक प्रोविजंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स, एक ही बात है दोनों। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। एक सेकंड, हाँ, तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। कमर्शियल पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आ गई और पॉलिटिकल पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया जो कि 6 मेंबर बॉडी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यही वाली जो पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करना था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर थे ये। ठीक है, तो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया टर्म का यूज़ किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। प्रोविंशियल गवर्नर्स की पावर को रिस्टोर कर दी गई। सो रेगुलेटिंग एक्ट से इनकी पावर छीन ली गई थी और पिट्स इंडिया एक्ट से इनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया। फिर चार्टर एक्ट आता है 1783 का। इसने क्या किया, गेव ओवर राइडिंग पावर टू गवर्नर जनरल। उस समय कॉर्नवालिस था, तो गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर दे दी कि किसी भी उसको पलट सकता है। फिर डिक्रीज्ड पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, इनकी पावर्स फिर से डिक्रीज़ कर दी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैलरी, मतलब जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनकी सैलरी इंडिया के रेवेन्यू में से जानी थी। ठीक, नॉट टू बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कमांडर इन चीफ जो कि कॉर्नवालिस, इसकी भी एक अलग कहानी है, इसको कमांडर इन चीफ कहलाना था, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होता। फिर चार्टर एक्ट 1813, 1793 के बाद हर 20 साल में आता था ये 1813। ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक, एक्सेप्ट टी एंड चाइना, टी विद चाइना, मतलब ट्रेडिंग ख़त्म कर दी गई सिर्फ टी की ट्रेडिंग को छोड़ के, जो कि चाइना के साथ होता था। लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू पनिश। ठीक है, अगर टैक्स नहीं दिया जाता तो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो लोगों को पनिश कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज पहली बार अलाउ किया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को 1813 में। 1 लाख का बजट अलॉट किया गया वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, वो भी 1813 में। दिमाग देखो भाई इनका, पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउड किया, फिर साथ में वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी बजट एलोकेट कर दिया। सारी चीज़ें सीमलेस हो रही थी। फिर चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, उस समय बेंटिक थी। ठीक, 1833 में। ऑल मिलिट्री और सिविल पावर्स सब इसको दे दी गई। जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी EIC की, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1833 में।
सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लेकिन याद रख लेना। पहला लॉ मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो कि जनरल काउंसिल यस, जो कि था जेवी मैकॉले। पहला लॉ मेंबर ऐड हुआ चार्टर एक्ट 1833 में। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गवर्नर जनरल को इंडिया का बना दिया गया, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई, और पहला लॉ मेंबर ऐड किया गया जेवी मैकॉले। 1853 में क्या आया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि 6 मेंबर बॉडी थी, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत बोलते थे। इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया। 4 मेंबर आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये तीनों तो वो थे, इनके प्रोविंसेस थे, लेकिन आगरा वैसा नहीं था, इसलिए। तो जो 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स थे, उनको कौन अपॉइंट करता, लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और आगरा। ठीक, ऑल 4 मेंबर्स वर अंग्रेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इसमें अलाउ किया गया 1853 में। इसका प्रस्ताव आया था 1833 में, लेकिन अलाउ किया गया 1853 में। एक्सटेंडेड कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई पीरियड। इसमें कंपनी रूल को एक्सटेंड तो किया गया, लेकिन पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया। जैसे पहले था ना कि हर 20 साल में आएगा, यहाँ इसमें से वो चीज़ हटा दी गई थी। फिर कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, इसमें क्या हुआ, सिपाही रेवोल्यूशन हुआ। ये लीड किया सिपाही रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के लिए। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया ये लाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओह नो, 1853 गलत लिख दिया मैं, ये है 1858। तो वही मैं बोलूँ, 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये कहाँ से आ गया। अरे किसमें था भाई ये, हाँ जी। तो क्या हुआ, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया लाया गया गवर्नमेंट ऑफ GOI एक्ट 1858 के तहत। सिपाही रेवोल्यूशन 1857 इसका कारण था। GGI को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया। दिस वॉज एन एंड टू डुअल गवर्नमेंट। तो डुअल गवर्नमेंट भी यहाँ से एंड हुआ था। ठीक, इस्टेब्लिश ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, इसके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट और पार्लियामेंट का मेंबर था। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए। वही इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, एडवाइजरी बॉडी थी और कॉर्पोरेट बॉडी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, उस समय कैनिंग था। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड किया गया। वॉइस राय टू अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, 3 इंडियंस अपॉइंट किए गए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव। रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब कैबिनेट सिस्टम जैसे होता है ना अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके पास है, उसको कॉमर्स उसके पास है, ये इसके पास है। तो उस समय ये स्टार्ट हुआ था काउंसिल्स एक्ट 1861 में, पोर्टफोलियो सिस्टम। एक वॉइस राय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उसमें काउंसिल में बढ़ा दिया गया। गेव पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस बजट, पहली बार ये हुआ था। बजट इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में सबसे पहले। ठीक है, लेकिन डिस्कस करने की पावर 1892 में दी गई थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी रिकमेंडेड बाय प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको। इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था टू मुस्लिम्स के लिए। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज 16 से लेके मतलब 16 से 60 कर दिया गया था। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंटेन्ड मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर कौन थे, अंग्रेज। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अलाउड इन मेजॉरिटी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल SP सिन्हा, ये लॉ मेंबर थे।
पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में आए थे ये, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं इसको, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स इसमें हुआ था, ठीक है। फिर डायरकी प्रोविंस में आ गए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 डीपी, ठीक है, डायरकी प्रोविंस में। ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट से जो भी काम करेगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल पे से रिस्पॉन्सिबल होगा। रिजर्व सब्जेक्ट्स रिजर्व सब्जेक्ट से जो भी काम गवर्नर करेगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक। फिर बाई कैमरलिज्म आया सेंटर में, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, ये हुआ 1990 में। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। यूरोपियन मतलब एंग्लो इंडियन यूरोपियंस को। फिर ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सेटअप किया गया लंदन में। इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल पुलिस सर्विस मतलब यूपीएससी को इस्टेब्लिश किया गया 1926 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, 1919 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमेटी। स्टार्टेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। प्रोविजंस ऑफ साइमन कमीशन, बस साइमन कमीशन का प्रोविज़न दिया गया था इसमें। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टू बी डिस्कस दिस रिपोर्ट, ये भी इसी में थी कि 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होगी वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे को डिस्कस करने के लिए होंगी, ठीक है। तो 1919 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले डायरकी इन प्रोविंस, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स, ठीक, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, बाई कैमरलिज्म इन सेंटर, 3 आउट ऑफ 6 मेंबर टू बी इंडियंस, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हाई कमिश्नर का ऑफिस लंदन में, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ली कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सेपरेटेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट और प्रोविजन ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन कौन थी, 7 मेंबर्ड बॉडी थी जो कि रिकमेंड करने वाली थी, जिसने रिकमेंड किया था एबॉलिशन ऑफ डायरकी, इसलिए 1835 में डायरकी को प्रोविंसेस से हटा दिया गया। फिर इन दोनों के बीच में आया था एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसने प्रपोज किया था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिनियन स्टेटस इसने प्रपोज किया था। कंटेंट बिल ऑफ राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट को इन्होंने 19 फंडामेंटल राइट प्रेजेंट किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड प्रोविंसेस, ये भी इन्हीं के में था, ठीक, इन्हीं के रिपोर्ट में था। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, कभी इफेक्ट में नहीं आया, नेवर केम इनटू बीइंग। ऑल इंडिया फेडरेशन का एक प्रोविज़न था इसमें। डायरकी को सेंटर में ला दिया गया, डीपी से डीसी आ गया, ठीक है, प्रोविंसेस में से अबॉलिश कर दिया गया। डायरकी मतलब क्या है, डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस इन 3 लिस्ट्स, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। फिर इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक, वही चीज़। बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, ठीक। प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स, ठीक। 10% पॉपुलेशन गॉट राइट टू वोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की कमेटी नहीं बैठाई गई, मतलब ये सेटअप किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1937 में, RBI इस्टेब्लिश हुई 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, ऑलराइट। फिर ऑगस्ट ऑफर आया इसके बाद में 1940 में, इसमें क्या था, वॉइस रॉय लिथिंग्रो था अपना। बॉडी सेटअप करी गई टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वॉर, ठीक। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो आया था इसको लेके। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, इसका प्रोविजन था इसमें। डोमिनियन स्टेटस दिया था लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया था, इन्होंने दिया था लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए अब। प्रोविंसेस कुड स्टे इंडिपेंडेंट, ठीक, पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने बोला था इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये तो सबको ही पता है, सिरिल रेडक्लिफ इसने बाउंड्री बना दी थी। अब थोड़ा मेकिंग का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1982 में वो नेहरू रिपोर्ट आया था, वो सबसे अर्ली ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले मांग रखी थी एम एन रॉय ने, सबसे पहले डिमांड किया था 1934 में। एम एन रॉय कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर, ठीक। उसके बाद कांग्रेस ने सेकंड डिमांड रखी थी 1935 में। 1946 में
कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ठीक, कंपोजिशन क्या था उसकी, 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी। इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस ने जीती 208 सीट, मुस्लिम लीग ने 73, इंडिपेंडेंट 15 थे। ठीक, फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, इसका सिंबल था एलिफेंट। तो पहली सिटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमूर्ति। ठीक, ऑल ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल फंक्शन एज लॉ मेकिंग बॉडी। इसके जब लॉ मेकिंग की बॉडी होती थी तो उसका प्रेसिडेंट कौन होता था, जी वी मवलंकर। यही आगे जाके हमारे पहले स्पीकर बने थे। टोटल 11 सेशन हुए, 165 दिन चला। 11 सेशन और 165 दिन चला, यानी टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 को, नेहरू लेके आए थे। अडॉप्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल बन गया। ठीक, कमेटी सेटअप हुई, 8 मेजर कमेटी, 13 माइनर कमेटी। ठीक है, कौन कौन सी थी, यूनियन पावर्स नेहरू के अंडर थी। मतलब जितनी भी कमेटी यूनियन या सेंटर से रिलेटेड थी वो नेहरू के अंडर थी। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू के अंडर, और कौन सी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू के अंदर, स्टेट्स कमेटी नेहरू के अंडर। ठीक है, जितने भी रूल्स टाइप की कमेटी थी वो राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। ठीक, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, क्यों, प्रोविंसेस को उन्होंने इकट्ठा किया था, ऐसे याद रखने में काम आएगा। ठीक, वही स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, सेम चीज़। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑब्वियस है अम्बेडकर जी। ठीक, एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल, ठीक, एडवाइस दे रहे थे। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स, ये तो हो गया यूनियन। 13 माइनर कमेटीज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कमेटी ऑफ फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जी वी मवलंकर। प्रेस गैलरी सेन साहब थे। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये वर्धाचारी थे, एस वर्धाचारी। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये भी एस वर्धाचारी थे। 2 एडॉक कमेटी के एस वर्धाचारी थे, सिटीजनशिप और सुप्रीम कोर्ट के एस वर्धाचारी। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद, ऑब्वियस है। फिर वही फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस मुंशी जी। फिर कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये पिट्टा बी सीतारमैया। ठीक, हाउस कमेटी के थे पित्ता बी सीतारमैया। ठीक है, एंड फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन थे इनके अम्बेडकर जी, और बाकी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे अयंगर, सातुल्ला एंड मुंशी, ये 4 इंपॉर्टेंट मेंबर थे। ठीक है, सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को, 141 डेज़ तक चली थी। पहला ड्राफ्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का 21 फरवरी 1948 को। 8 महीने दे दिए गए थे इस पर विचार करने के लिए। फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ 4 नवंबर 1948 को। 3 रीडिंग हुई इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें से इमीडिएटली सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट का प्रोविज़न इमीडिएटली दे दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 394 से रिलेटेड है, ये देख लेना एक बार क्या है। ठीक है, 284 मेंबर्स ने साइन किया था, जिसमें से 15 वुमेन थी। ठीक है, एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्यों हुआ था वो तो पता ही है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को। फिर साका कैलेंडर अडॉप्ट हुआ था 22 मार्च 1957 को। फिर नेशनल एम्बलम अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखने वाली बात है कि एंथम और सॉन्ग 24 जनवरी को हुए थे, एम्बलम 26 जनवरी को हुआ था 1950 में। पहला प्रेसिडेंट वही 26 जनवरी 1950 को। फिर रेटिफाइड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन्होंने मतलब मई में रेटिफाई कर दी थी कि हम अब पार्ट नहीं है 1949 में, मई 1949 में। लीगल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, BN राव थे। ठीक, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, SN मुखर्जी। हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्रेम नारायण राय साहब ने, और हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक, डेकोरेट किसने किया है, नंदलाल बोस ने और राम मनोहर सिन्हा ने। तो इतना था।